चलो पॉलिटी हमको आगे बढ़ाना था ना, तो पार्लियामेंट तक हम कर लिए हुए थे, वो ऑलमोस्ट पार्लियामेंट हमारा कंप्लीट था। अब हम कुछ पार्लियामेंट की कमिटीज़ बनती है वो देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट में दो टाइप की कमिटीज़ बनती है, एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़, एक होती है एडहॉक कमिटीज़। स्टैंडिंग कम्युनिटीज़ परमानेंट होती हैं, एडहॉक कम्युनिटीज़ टेम्पररी होती हैं। ठीक, मतलब ये कुछ समय के लिए बनती हैं, अपना काम पूरा करती हैं, काम पूरा हो जाने के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये परमानेंट रहती है। ठीक, चलो आगे देखो। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी है, इस स्टैंडिंग कमेटी में तीन टाइप्स होते हैं। एक होगी फिनेंशियल कमेटी, एक होगी डिपार्टमेंटल कमिटीज़, और एक होगी कमिटीज़ फॉर पार्लियामेंट्री फंक्शन। तो स्टैंडिंग कमिटीज़ जो कि परमानेंट कमिटीज़ हैं, इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक फिनेंशियल, एक डिपार्टमेंटल और एक फॉर पार्लियामेंट्री फंक्शंस। ये तीन टाइप होते हैं, ये हो गए। अब देखते हैं इस स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है। तो काम यहाँ लिखा है, एक तो ये परमानेंट होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड पीरियोडिकली, मतलब इनका रिकॉन्स्टिट्यूशन होते रहता है, हर साल ये पीरियोडिकली इलेक्ट होते रहते हैं। और ये जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं पार्लियामेंट में, जितने भी गवर्नमेंट के लॉज वगैरह आते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनका डिटेल एनालिसिस करती है। और ये कॉन्टिन्यूअसली काम करती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, हाउस सेशन में है या नहीं, हाउस सेशन में है या नहीं, डजेंट मैटर, ये काम करती रहेंगी, वर्क कॉन्टिन्यूअसली। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना रिगार्डिंग स्टैंडिंग कमेटी। ठीक, और ये परमानेंट होती हैं, इनके तीन टाइप्स बता दिए। अब देखो एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी जो है टेम्पररी होती हैं, कुछ समय के लिए बनेंगी, काम पूरा करेंगी, काम जैसे पूरा हो गया ख़त्म। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है इंक्वायरी कमेटी, एक होती है एडवाइजरी कमेटी। इनका काम देख लो, इनके बारे में देख लो थोड़ा सा। तो डिसॉल्व आफ्टर टास्क, एक बार टास्क पूरा हो जाने के बाद ये डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, काम पूरा कहानी खत्म। अब ये क्यों बनाई जाती है, तो फॉर्म्ड टू स्टडी स्पेसिफिक इशू, बिल्स और क्राइसिस। कोई स्पेसिफिक इशू डिस्कस करना है, कोई स्पेसिफिक बिल पे चर्चा करना है या क्राइसिस करना है, तो तुमने सुना होगा ना पार्लियामेंट ने कमेटी बना दी है, तो वो एडहॉक कमेटी होती है, टेम्पररी कमेटीज होती हैं, कुछ टाइम के लिए बनी, काम की, अपना काम करने के बाद ख़त्म, लेकिन ये परमानेंट रहेंगी। ठीक, अब हमने देखा स्टैंडिंग कमेटी के तीन टाइप्स हैं, एक दो, ये तीन, एक दो तीन है ना। अब पहले इसको पढ़ते हैं, फाइनेंशियल कमेटी को। तो देखो पहला है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी के तीन पार्ट होते हैं, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टिमेट कमेटी, तीसरा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। ये फिनेंशियल कमेटी के तीन पार्ट हैं। देखो ये फिनेंशियल है ना, ये फिनेंशियल है ना, इसके तीन टाइप्स हैं। अब हम ये तीन टाइप्स पहले देख रहे हैं। देखो फिनेंशियल कमेटी के तीन टाइप, एक दो तीन। तो पहला देखो, पहला है हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम पीएसी कहते हैं। ये 1921 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कराए हैं ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का जिक्र आया था, और 1921 में इसको इस्टेब्लिश कराया गया था। इसमें 22 मेंबर होते हैं इस कमेटी में, टोटल 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके मेंबर्स जो होते हैं हर साल इलेक्ट होते हैं, एनुअली हर साल इलेक्ट होंगे। और कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। और इसकी कंडीशन ये है कि कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं बनेगा। मिनिस्टर और एमपी के बीच का डिफरेंस तुमको हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कराए थे। एमपी को हम प्राइवेट मेंबर भी कह देते हैं, एमपी सिंपल हाउस में बैठते हैं लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन मिनिस्टर के पास कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिपार्टमेंट इन स्टेट मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो मंत्री है, और एमपी जो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको हम प्राइवेट मेंबर भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, इस फाइनेंशियल कमेटी में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई भी मेंबर, मतलब कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं होगा। सिर्फ इसके मेंबर एमपी हो सकते हैं, 15 लोकसभा के एमपी होंगे,
और 7 राज्यसभा का MP होगा, नॉट मिनिस्टर। देखो, नो मिनिस्टर मेंबर, कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होगा। इलेक्शन इनका हर साल होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा। अब चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होंगे, तो लोकसभा के स्पीकर इसका चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। ध्यान रखना, 7 मेंबर राज्यसभा के हैं, स्टिल लोकसभा का स्पीकर ही इनके चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। और ट्रेडिशनली ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपोजिशन से होते हैं। ट्रेडिशनली देखा जाता है, कहीं लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। ये एक कन्वेंशन है, ट्रेडिशनल अप्रोच है जो चला आ रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो अपोजिशन से होगा। ट्रेडिशनली कहीं नहीं लिखा है, ठीक। अब ये पब्लिक अकाउंट कमेटी काम क्या करती है, तो सरकार के खर्चे को एग्जामिन करती है और कैग के CAG का रिपोर्ट आता है ना, तो कैग के रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। ये 2 काम इसका है, ध्यान रखना है इसको। अब इसी फिनेंशियल कमेटी का दूसरा टाइप होता है एक होता है एस्टीमेट कमेटी। ये एस्टीमेट कमेटी 1950 में एस्टेब्लिश हुई। इसमें 30 मेंबर होते हैं, इसमें सारे मेंबर लोकसभा से होंगे। देखो, यहाँ 7 राज्यसभा से थे ना, लेकिन इसमें सारे लोकसभा से होंगे। इलेक्शन मैनर इनका भी सेम है, इलेक्टेड एनुअली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये सेम है, इलेक्शन इनका भी सेम होगा। और देखो, जो चेयरपर्सन होंगे वो चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होंगे, तो वो भी सेम होंगे, लोकसभा स्पीकर ही अपॉइंट करेगा इनके चेयरमैन को। लेकिन इसमें जो है, जो एस्टीमेट कमेटी के चेयरपर्सन होंगे वो रूलिंग पार्टी से होते हैं। ट्रेडिशनली ऐसा देखा जाता है। यहाँ क्या देखिए, मोस्टली अपोजिशन से होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, मोस्टली रूलिंग पार्टी से होगा। कहीं लिखा नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच है बस, ठीक। अब इनका काम क्या होता है एस्टीमेट कमेटी का, तो ये गवर्नमेंट के बजट को रिव्यू करते हैं, एस्टीमेट्स को रिव्यू करते हैं और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए उस पे कुछ कुछ सजेशन देते हैं। एस्टीमेट कमेटी हो गया। अब फिनेंशियल कमेटी के तीसरे टाइप्स को देखो, तो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, COPU, ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 1964 है, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से, इनके जैसा, ठीक। इलेक्शन इनका भी सेम होता है, कैसे, ऐसे, इलेक्टेड एनुअली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। चेयरपर्सन इनका भी कौन अपॉइंट करेगा, लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करेंगे। और इसमें जो चेयरपर्सन होगा वो होगा मेंबर ऑफ कमेटी। इस 17 और 7 लोगों के जो कमेटी है ना, इसी में से कोई एक मेंबर ये इलेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ अपोजिशन से मेंबर चेयरपर्सन आ रहा है, यहाँ चेयरपर्सन रूलिंग पार्टी से आ रहा है, और यहाँ चेयरपर्सन कहाँ से आएगा, तो जो मेंबर है ना 15 और 7, 22 लोगों की, इसी 22 लोगों में से एक चेयरपर्सन निकाल दिया जाएगा, ठीक। अब वो चाहे रूलिंग पार्टी का हो या फिर अपोजिशन का हो, इनके बारे में कोई चर्चा कहीं नहीं है। चर्चा तो इनके बारे में भी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच चलता है कि एस्टीमेट कमेटी का जो चेयरमैन है रूलिंग पार्टी से है और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो हमारा अपोजिशन से है, ठीक। लेकिन इनके बारे में ऐसा कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच भी नहीं है। इन्हीं 22 में से किसी एक को चेयरपर्सन बना दिया जाता है, बनाएंगे लोकसभा के स्पीकर ही। इलेक्शन ऐसे ही होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एनुअली, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, तो ये स्क्रूटनाइज करते हैं, मतलब जांच करते हैं, किसका, वर्किंग ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जितने भी सरकारी कंपनी है ना, BSNL हो गया, ये सब जो सरकारी कंपनीज हैं, अलग अलग सरकार के प्लांट्स हैं, तो उनके वर्किंग को ये एनालाइज करती है। ये है फिनेंशियल कमेटी के 3 टाइप्स, 1 2 3, ठीक। आगे देखो, रुकना यार, आगे देखो। अब हमारा दूसरा टाइप है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, DSCs। इनके बारे में पढ़ना है। देखो, कंफ्यूज मत होना, हम तुमको दिखा दे रहे हैं। ये बीच में ना गवर्नर का स्लाइड चला गया है, ऊपर मुझे ये डालना था, कोई ना। ये पहला टॉपिक जो तुमको पढ़ा है ना, स्टैंडिंग कमेटी पढ़ रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में हमने फिनेंशियल देख लिया, पब्लिक अकाउंट देख लिया, एस्टीमेट देख लिया, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देख लिया। अब दूसरा पढ़ना है डिपार्टमेंटल कमेटी, ठीक। ये पढ़ना है, ये वाला पहला पढ़ लिया ना, अब दूसरा पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल कमेटीज़। आ जाओ, डिपार्टमेंटल कमेटीज़ पे आ जाओ। ये है हमारे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़। स्टैंडिंग कमेटीज़ भी कह देते हैं इसको, DSCs भी कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़, बात सेम है। डिपार्टमेंटल कमेटीज़ का हो या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का हो, देखो ना,
स्टैंडिंग कमेटी को ही तो परमानेंट कमेटी कहते हैं। अब या तो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ कह दो या डिपार्टमेंटल बीच में एस लगा दो, स्टैंडिंग कमेटी भी बोल सकते हैं इसको, बात दोनों सेम है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ देखो इनके बारे में। अब ये बनाई क्यों जाती है, तो ये फाइनेंस के लिए, डिफेंस के लिए, होम अफेयर्स के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए, ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, ये डिफेंस मिनिस्टर के लिए, ये होम मिनिस्टर के लिए, ये फिर और भी रोडवेज़ के लिए, अलग अलग फाइनेंस मैटर के लिए बनाई जाएगी, डिफेंस मैटर के लिए बनाई जाएगी, होम अफेयर्स गृह मंत्रालय से रिगार्डिंग कोई मैटर है उसको रिव्यू करना है तो उसके रिगार्डिंग ये कमिटीज़ बनाई जाएंगी। अब इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखो, ये 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, और ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को इंक्रीज करता है, मतलब पार्लियामेंट जो ओवरसाइट मैकेनिज्म कर रही है उसको और अच्छा करेगा, इम्प्रूव करेगा। अभी कितने करेंटली 24 डीएसी काम कर रहे हैं। करेंटली आज के डेट में 24 डीएसी हैं, 240 नहीं है वो, 24 डीएसी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। देखो ये 24, ये जो है ना ये डी लिखा है, डी। ठीक, तो 24 डीएस काम अभी कर रहे हैं, डीएसीज अभी काम कर रहे हैं। तो अभी कितने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ काम कर रही हैं, 24। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमको हम बता दिए हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए बनाई जाती हैं ताकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के मैटर को वो रिव्यू करे। अभी डिटेल में आगे देख लेंगे। 1993 में ये बनाई गई थी, इनका एस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। हर एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं। अभी कितने हैं, 24 डीएसीज है ना, 24 डीएसीज अभी करेंटली काम कर रहे हैं। तो हर एक में 31 मेंबर होंगे। ईच कमेटी है 31 मेंबर। कहाँ से, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्ट नॉमिनेशन हो जाता है। देखो हम यहाँ देख रहे थे ना कि इलेक्शन हो रहा है, यहाँ देख रहे थे ना, इलेक्टेड एनुअली बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ इलेक्शन हो रहा था किस में, फाइनेंशियल वाले कमेटी में, इस वाले में। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कोई इलेक्शन नहीं होता है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में ये देखो कोई इलेक्शन नहीं है, यहाँ मेंबर सीधा नॉमिनेट हो जाएंगे। ये जो 21 मेंबर आ रहे हैं इनको लोकसभा का स्पीकर नॉमिनेट कर देगा, और ये जो 10 मेंबर राज्यसभा से आ रहे हैं इनको राज्यसभा का चेयरमैन नॉमिनेट कर देगा। नॉमिनेशन से यहाँ आते हैं और ये क्या काम करेंगे, मिनिस्टर के पॉलिसीज़, बिल्स और बजट को देखेंगे। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई बिल लेकर आए हैं या कोई पॉलिसी लाए हैं तो इनको फाइनेंस वाली डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू करेगी। कोई डिफेंस मिनिस्टर बिल लाए हैं तो डिफेंस के लिए एक डीएससीज बना दी जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर जो भी बिल लाए हैं, प्रपोजल लाए हैं, उसके लिए डिफेंस रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाएंगी और ये डिफेंस के रिगार्डिंग मैटर देखेगा। होम अफेयर्स के रिगार्डिंग उसी तरीके से आ जाएगी। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के लिए ये कमेटी बनती हैं और ये अलग अलग मिनिस्टर के पॉलिसीज़, उनके बिल्स और उनके बजट को एग्जामिन करती हैं। ये भी परमानेंट है। अभी हम सारे परमानेंट कमेटी पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसमें भी जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर नहीं होंगे, ये फैक्ट ध्यान रखना। अगली एक कमेटी है कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शन। ध्यान से देखो, तीसरा ये आ गया कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शन। अब ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, अब ये पढ़ते हैं, आ जाओ। तो कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शंस, इसके 3 टाइप होते हैं। एक होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब ये पार्लियामेंट्री फंक्शन को ऑब्जर्व मेंटेन करने के लिए कमेटी बनाई है। नाम से ही देखो ना, कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शंस, मतलब पार्लियामेंट्री फंक्शंस को पूरा करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसका काम क्या होगा, डिसाइड्स टाइम एलोकेशन फॉर डिस्कशन इन पार्लियामेंट। ये टाइम एलोकेशन डिसाइड करती है, कौन, ये वाली कमेटी, कि पार्लियामेंट में कितना देर का डिस्कशन होगा। ठीक, फिर दूसरा होता है कमेटी ऑन पिटीशन, ये भी इसी के टाइप है। कमेटी ऑन पिटीशन ये क्या करेगी, एग्जामिन पब्लिक पिटीशन ऑन ग्रीवांसेस। यहाँ जो लोगों के पिटीशंस हैं, कुछ ग्रीवांसेस हैं, उसका एग्जामिनेशन ये करेगी।
और कमिटी ऑन प्रिविलेजेस, ये क्या करेगी, ये एमपी को जो अलग अलग प्रिविलेजेस और राइट्स मिले हुए हैं ना, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट में कराए थे ना, तो वो प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करती है, इंश्योर करती है कि वो प्रिविलेज एमपी को मिलता रहे, कोई उनसे ये प्रिविलेज छीन न ले। ठीक, तो कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शंस कर लिए, इसके 3 टाइप हैं वो कर लिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कर लिए, फिनेंशियल कमेटी के 3 टाइप, पीएससी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों कर लिए। तो स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट हैं 3 टाइप, इन तीनों के अलग अलग जो सब टाइप हैं, इसके 3 और ये तो एक ही हैं, तो ये सब हम कर लिए, इसके बारे में देख लिए। ये हमारे काम का नहीं है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में इतना ही जानना था, क्योंकि ये टेम्पररी कमेटी होती है, 10 दिन में काम पूरा की ख़त्म, तो इसके बारे में पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है, ना कहीं दिया रहता है। एडहॉक कमेटीज़ टेम्पररी होती हैं, ये काम पूरा होते ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको पढ़ना क्या है, इससे सवाल नहीं पूछता है। अब ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं पूछता है, वो लिख देगा इंक्वायरी कमेटी कौन सी कमेटी है, तो एडहॉक कमेटी है, टेम्पररी कमेटी में आती है। इसका काम क्या है, तो कुछ स्पेसिफिक इशू, बिल्स, कोई क्राइसिस को ये डिस्कशन करने के लिए बनाई जाती है, काम पूरा करने के बाद कहानी खत्म। जो परमानेंट है तीनों डिटेल में करा दिए। एडहॉक कमेटी जो टेम्पररी है, इसके बारे में हमको इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ख़त्म। अब आ जाओ गवर्नर पे। गवर्नर, ठीक, तो आर्टिकल 153 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर, एक गवर्नर होना चाहिए एक स्टेट में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, वो ये कहता है कि एक ही इंसान गवर्नर हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का। ठीक, अब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर एक ही इंसान बन जाएगा, तो क्या ये 3 स्टेट से सैलरी उठाएगा? मतलब मान लो गवर्नर की सैलरी है 1 लाख, तो क्या ये स्टेट ए बी सी 3 स्टेट हैं। अब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कह रहा है कि एक ही इंसान 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, बन गया। ये यहाँ पे ABCD नाम का कोई एक इंसान है जो ए का भी गवर्नर बन गया, बी का भी बन गया, सी का भी बन गया। तो अब क्या ए स्टेट भी इसको 1 लाख देगी, ये भी बी भी 1 लाख देगी और सी भी 1 लाख देगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, सैलरी डबल ट्रिपल नहीं मिलेगी। ये तीनों स्टेट जो थे ना, इसकी सैलरी बांट देंगे। 33,000 ये देंगे, 33,000 ये देंगे, 33,000 ये देंगे, 99,000 हो गया। अब 1,000 को डिवाइड और करो, तोड़ो, 300 और मिलाकर दे देंगे। तो ऐसे मतलब तीनों स्टेट मिलाकर 1 लाख पूरा करेंगे और इसको दे देंगे। ऐसा नहीं है कि 3 स्टेट का ये सैलरी उठाएगा, नहीं। ठीक, गवर्नर हमारे नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक, नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इन गवर्नर को हम एजेंट ऑफ सेंटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अब तुम यहीं पे एजेंट ऑफ सेंटर पे रुक जाना और एक डिबेट सुन लेना, क्योंकि हर चीज़ इसमें लिखा हुआ नहीं है। करंट अफेयर में बहुत सारी डिबेट तुमको हम कराए हैं। गवर्नर है, गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ, स्पेलिंग गलत है, छोड़ देना, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आ गया, प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, नीतीश, ये अमित शाह, ये सब लोग आ गए। तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। सपोज करो यूपी के गवर्नर को अपॉइंट किया, तमिलनाडु के गवर्नर को अपॉइंट किया, MP के गवर्नर को अपॉइंट किया, बिहार के गवर्नर को अपॉइंट किया। 4 जगह के गवर्नर को अपॉइंट कर दिया। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन में। ठीक, अब देखो, अपॉइंट तो कर दिया। अब गवर्नर जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं। प्रेसिडेंट जिस दिन प्लेजर हटा देंगे उस दिन गवर्नर चला जाएगा। प्रेसिडेंट जिस दिन चाहेंगे गवर्नर हट जाएगा, गवर्नर हट जाएगा। प्रेसिडेंट ही पूरा कंट्रोल करते हैं गवर्नर को। गवर्नर को आज हटाना होगा, प्रेसिडेंट कहेंगे आ जाओ वापस, गवर्नर हट गया। इतना ही नियम चलता है। और प्रेसिडेंट काम करते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो कहेंगे, उसकी काउंसिल जो कहेगी वही प्रेसिडेंट को करना है। तो मान लो यूपी के गवर्नर बैठे हैं यहाँ तमिलनाडु के गवर्नर बैठे हैं, यहाँ MP के गवर्नर बैठे हैं, यहाँ बिहार के गवर्नर बैठे हैं। अब चारों स्टेट के गवर्नर को बनाकर कौन भेजा है,
प्रेसिडेंट भेजा है। ये गवर्नर कब तक बने रहेंगे? जब तक प्रेसिडेंट की दया माया इन पे बनी रहेगी, जब तक प्रेसिडेंट का कृपा रहेगा। जिस दिन प्रेसिडेंट का कृपा हटा, गवर्नर की पोस्ट गई। इसीलिए गवर्नर जो हैं वो बायस्ड होते हैं। बायस्ड होते हैं, बायस्ड मतलब बायसनेस मतलब हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे? बायसनेस मतलब फेयर नहीं होते हैं, इनका झुकाव सेंटर की तरफ ज़्यादा होता है। मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेंटर, मोर टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नर को अपॉइंट कर रही है और जब चाहेगी हटा देगी। इसीलिए गवर्नर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, इसीलिए गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंटर भी कहते हैं। अब रुक जाना, यहाँ गवर्नर था किसका? यूपी का था, एमपी का था, तमिलनाडु का था, बिहार का था। गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था, यहाँ भी गवर्नर था। अब स्टेट में कोई भी एक्ट कब बनेगा? जब गवर्नर एसेंट देंगे। तो यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की अभी सरकार चल रही है, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। और गवर्नर तो चारों जगह बैठे हैं। यहाँ भी गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया है, यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया है, यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया है, यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिठाया है। अब यहाँ भी बीजेपी और सेंटर में मोदी जी तो हैं ही, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा सेंटर और गवर्नर के बीच उत्तर प्रदेश में। अब एमपी में भी बीजेपी, सेंटर में मोदी जी हैं ही, तो एमपी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा गवर्नर से रिगार्डिंग। बिहार में भी बीजेपी और सेंटर में मोदी जी यहाँ पे बैठे ही हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा, गवर्नर टनाटन काम करेंगे, कोई बिल में डिले नहीं होगा, तुरंत एसेंट मिलेगा, कोई स्टेट और गवर्नर का डिस्प्यूट नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु में अलग पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पे बीजेपी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बैठे हुए हैं मोदी जी, तो मोदी जी का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु में दूसरी सरकार बैठी है, कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए यहाँ के जो गवर्नर हैं बिल को एसेंट नहीं देते हैं, और यहाँ के गवर्नर अब तमिलनाडु को उठाते हैं। तमिलनाडु में अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है, यहाँ सेंटर में बीजेपी बैठी है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी का डिफरेंस है कि स्टेट में दूसरी सरकार, सेंटर में दूसरी सरकार। लेकिन स्टेट में जो गवर्नर बिठा रहा है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बिठा रहा है, गवर्नर जो बिठाया ये सेंट्रल गवर्नमेंट बिठाया। तो ड्यू टू क्लैश ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यहाँ के गवर्नर एसेंट ही नहीं देते हैं, बिल को दबा के रखे रहते हैं। तभी तो तमिलनाडु ने अभी केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि बाय यूजिंग आर्टिकल 200 गवर्नर एसेंट ही नहीं दे रहे हैं। आर्टिकल 200 क्या है? करंट अफेयर में कराए हुए हैं। आर्टिकल 200 गवर्नर को वीटो पावर देता है, गवर्नर को वीटो पावर देता है। वीटो पावर कौन सा वीटो पावर? कि बिल के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं, एक तो एसेंट दे दे, एक तो रिजेक्ट कर दे। अब 200 में क्या क्या एसेंट दिया हुआ है देखो, एक तो बिल के साथ क्या क्या गवर्नर कर सकते हैं, एसेंट दे दे, रिजेक्ट कर दे, रिकंसिडर के लिए दे दे स्टेट लेजिस्लेचर को, या फिर गवर्नर के पास एक चौथा ऑप्शन है प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ये बिल को हम होल्ड कर लेंगे। लेकिन गवर्नर ना एसेंट दे रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं। गवर्नर चुपचाप दबा कर रख ले रहे हैं तमिलनाडु के बिल को कि हम तो इसको प्रेसिडेंट से दिखवाएंगे। अब प्रेसिडेंट से दिखवाने के नाम पे ये बिल 3-3 साल 4-4 साल से तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के पास पड़ा हुआ है। अब तमिलनाडु के सरकार का कहना ये है कि भैया जनता हमको 5 साल के लिए भेजी है, हमको ये स्कीम लेकर आए हैं और गवर्नर 4 साल तक एसेंट ही नहीं दे रहे हैं, तो हम काम कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो कहा ठीक बात है। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल ओवर रीच का इस्तेमाल किया। जुडिशियल एक्टिविज्म, ओवर रीच क्या होता है दोनों बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया 3 महीने का टाइम फ्रेम कि 90 दिन के अंदर सब गवर्नर और प्रेसिडेंट जितने भी हैं वो बिल को एसेंट देंगे। अब ये कैसे हो जाता है? क्योंकि गवर्नर को देखो आर्टिकल 200 में क्या क्या करना है वो तो लिखा है, एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिकंसिडर के लिए देंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, या प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए इसको रिजर्व करेंगे, ये सब तो लिखा है। लेकिन ये कितने दिन में काम कर लेना है, कितने टाइम में कर लेना है, ये लिखा ही नहीं है। नो टाइम फ्रेम मेंशन्ड, नो टाइम मेंशन्ड। अब इसी नो टाइम मेंशन्ड के लूप होल्स का मिसयूज किया जाता है। इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस। कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, इसी साइलेंट का मिसयूज किया जा रहा है।
कैसे? गवर्नर कहते हैं कितने दिन में देना है, ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है ना, तो बस मिलेगा तुमको, जाओ। बिल दबा के रखे हुए हैं। अब बिल दबा के क्यों रखे हैं? यहाँ सरकार है कांग्रेस की, ये अच्छे अच्छे बिल अगर लाएगी, एक्ट बन जाएगा, तब तो एक्ट बनेगा तो तमिलनाडु के लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ हाँ तमिलनाडु की सरकार बहुत अच्छा अच्छा बिल लाई है। इसलिए यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है अच्छा तुम एक्ट तो तब लाओगे ना जब बिल पास होगा। गवर्नर दबा के बैठ जाओ, गवर्नर तुरंत कुर्सी के नीचे दबा के बैठ जाते हैं। अब वो बिल आगे पास ही नहीं हो रहा है, आगे पास ही नहीं हो रहा है, एसेंट नहीं मिला, ना प्रेसिडेंट कंसिडरेशन मिला, तो बिल जब तक ये गवर्नर के एसेंट नहीं मिलेगा वो एक्ट नहीं बनेगा। तो ये पूरा करंट अफेयर का हमारा डिबेट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 90 दिन का टाइम फ्रेम दिया था, क्या ये लेजिटिमेट था? देखो बात तो उसने ठीक बोली, ये चीज़ देना जरूरी है, लेकिन ये 90 दिन का टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगता है, क्योंकि कोई टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। नो टाइम मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में 90 दिन का टाइम डालना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। लेजिस्लेचर के पास है। जुडिशियरी कैसे काम कर रही है? जुडिशियरी अगर काम कर रही है तो जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है, जुडिशियरी अपने पावर को ओवर रीच कर रही है। इसी के बाद ना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करके एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से मांगा था कि बताइए कि कैसे आप ये कर सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट सही में ऐसा काम कर सकता है? तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं ये जस्टिफाइड नहीं है। तो सारा डिबेट तुमको कराए हुए हैं, यहाँ रिवीजन करा दिए। अब गवर्नर के बारे में देखो, आर्टिकल 153 बता दिए, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए एजेंट ऑफ सेंटर इनको क्यों कहा जाता है, ये बता दिया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगा किसी इंसान को गवर्नर बना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगा किसी इंसान को कहेगा चलो तुम्हारी छुट्टी। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब करने के लिए प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन किसके एड एंड एडवाइस पे करते हैं? सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, जिसमें पीएम और उनकी अलग अलग एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन वाली मिनिस्ट्री है। ठीक, इसीलिए इनको एजेंट ऑफ सेंटर कहते हैं। ये पूरा तुमको गवर्नर का हम करंट अफेयर का भी डिबेट करा दिए। अब आर्टिकल 154 देखो क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। जैसे सेंटर में सारा एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो इंडिया का हो रहा है वो प्रेसिडेंट के नेम में हो रहा है ना, तो स्टेट में जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं वो गवर्नर के ही नाम से लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक, गवर्नर का क्वालिफिकेशन देख लो, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का 35 या 35 से ज़्यादा एज होनी चाहिए, नॉट बिलोंग टू सेम स्टेट। सपोज करो एमपी का किसी को गवर्नर बनाना है तो वो एमपी का ही नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट का होना चाहिए, नॉट बिलोंग टू सेम स्टेट। ठीक, ये ध्यान रखना। और सीएम को कंसल्ट करना है कंसर्न्ड स्टेट के बाई प्रेसिडेंट। सपोज एमपी के गवर्नर को बनाना है ना, तो प्रेसिडेंट एक बार कंसल्ट कर लेंगे, प्रेसिडेंट एक बार कंसल्ट कर लेंगे एमपी के सीएम से कि भैया बताइए, भेज रहे हैं इसको गवर्नर बना के। अब सीएम कुछ बोले डजेंट मैटर, प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे उसको गवर्नर बना ही देंगे। बस एक ये रूल है कि एक बार सीएम को बता दो कि हम इसको बना रहे हैं, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब ओथ देखो, तो ये ओथ लेते हैं कि अपने ऑफिस में फुल्ली एग्जीक्यूट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करेंगे, अपना जो डिवोशन है वो सर्विस को और लोगों के वेलबींग में लगाएंगे। और ये ओथ इनका करवाता कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। सपोज एमपी के गवर्नर है ना, तो एमपी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो ओथ करवाएगा। ठीक, और देखो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर लिया और वारंट उनके हाथ में है, कभी भी सील करके कहेंगे भैया निकल जाओ, तुम्हारी छुट्टी, तुमको गवर्नर अब नहीं रहना है। ठीक, इसलिए गवर्नर के पास कोई अपनी पावर है ही नहीं, अपनी पावर नाम की चीज़ ही नहीं है। ये तभी तक गवर्नर है जब तक प्रेसिडेंट का हाथ सर पे बना हुआ है, जिस दिन हाथ हटा कहानी खत्म। इसलिए गवर्नर को सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। जब तक गवर्नर को सिक्योरिटी नहीं देंगे तब तक ये फ्री एंड फेयर काम ही नहीं कर सकते हैं, कैनॉट वर्क फ्री एंड फेयर। ठीक, तो गवर्नर को हमको टेनर की सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि एक बार अगर आप गवर्नर बन गए तो 5 साल तक बने रहिएगा, या फिर इनके रिमूवल के लिए भी स्टेट लेजिस्लेचर में वो जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ना वाइस प्रेसिडेंट का जैसे रिमूवल कराते हैं, तो इनके रिमूवल के लिए भी अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर में 2/3 वाली जो इफेक्टिव मेजोरिटी है वैसा कुछ प्रोविज़न ले आए
तब गवर्नर फ्री एंड फेयर तरीके से काम करेंगे, क्योंकि तब गवर्नर को भी पता रहेगा ना कि हाँ भैया इतनी आसानी से कोई हमको हटा नहीं सकता है। नहीं तो अभी तो गवर्नर को जब मन तब अपॉइंट करो, जब मन तब हटा दो, सब प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, तो अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील, और ये कनाडियन मॉडल पे बेस्ड है। कनाडा में भी गवर्नर को जो सेंटर के गवर्नर जनरल है ना वही अपॉइंट करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं तो वो अपॉइंट करते हैं। टर्म 5 साल होता है, कहने के लिए 5 साल है, लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट का आशीर्वाद है गवर्नर बने रहेंगे, जिस दिन प्रेसिडेंट ने हाथ हटा लिया उस दिन गवर्नर खत्म। रिमूवल कैसे होगा गवर्नर का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये सबसे बड़ा लूप होल है, ये सबसे बड़ा लूप होल है। ठीक, अब रिमूवल ना लिखने के बहुत सारे कारण हैं। अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म आता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी थी। क्रिटिसिज्म हम पढ़ते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी थी। अब मेरा जहाँ तक दिमाग चलता है उस आधार पे तुमको हम क्रिटिसिज्म बता रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए हमने मेजोरिटी वाला सिस्टम बताया, लेकिन गवर्नर के लिए क्यों नहीं बनाया? उसका कारण है लूप होल है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक क्रिटिसिज्म है ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस डोमिनेटेड बॉडी थी, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कांग्रेस के थे। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिंगल पार्टी थी, एक ही पार्टी का डोमिनेंस था, किसका? कांग्रेस का। तो कांग्रेस अपनी बर्बादी सोच ही नहीं पाई थी इस टाइम पे कि कांग्रेस भी कभी डिसइंटीग्रेट होगी, कभी बीजेपी नाम की भी पार्टी आएगी, कभी आम आदमी नाम की भी पार्टी आएगी। इनको तो लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार है, दिक्कत क्या है, कांग्रेस सेंटर में, कांग्रेस स्टेट में, अब सेंटर में भी हमारी, स्टेट में भी हमारी, तो गवर्नर को हम ही भेज देंगे, हम ही को जब मन करेगा हटा देंगे, कोई डिस्प्यूट होना नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे कांग्रेस टूट गया। अब कोई अपना बर्बादी नहीं सोचता है, लेकिन वही चीज़ है ना, तो कांग्रेस ने भी उस टाइम पे अपनी बर्बादी नहीं सोची थी। उनको तो लग रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट डोमिनेटेड पार्टी हम हैं, चिरंजीवी भवा मेरा ही है, जब तक भारत का इतिहास है तब तक कांग्रेस रहेगा, ऐसी ऐसी कोई पार्टी इमर्ज ही नहीं होगी। लेकिन ऐसी ऐसी पार्टी इमर्ज हो गई, कांग्रेस डिक्लाइन कर गया। कांग्रेस डिक्लाइन जैसे ही किया वैसे ही ये डिस्प्यूट आने लगे, सेंटर में और पॉलिटिकल पार्टी बनती है, स्टेट में और पॉलिटिकल पार्टी बनती है। अब इस टाइम, अब इससे इसका क्या लेना देना? इससे इसका ये लेना देना है कि उस टाइम पे कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेंस भी इनका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डोमिनेटेड थी कांग्रेस से। कांग्रेस सोची कि भैया जिंदगी भर हमारे ही तो रहेगी, सेंटर में भी हम ही रहेंगे, स्टेट में भी कोई ना कोई हमारा ही आदमी बैठा रहेगा, तो गवर्नर को हम ही भेज देंगे, हम ही हटा लेंगे, कोई डिस्प्यूट होना नहीं है। कांग्रेस ने इस समय ये नहीं सोचा कि मैं कभी टूटूंगा, अलग अलग पार्टीज भी आएंगी, लेकिन अलग अलग पार्टीज आ गई, कांग्रेस डिक्लाइन किया, अलग अलग पार्टीज में बीजेपी आई हैं, आम आदमी पार्टी आई हैं, और भी बहुत सारी पार्टी आ गई हैं। अब अलग अलग पार्टी आ गई हैं तो ये भी चुनाव जीत रही हैं, अब ये भी चुनाव जीत रही हैं तो ये गवर्नर बिठा रहे हैं। अब ये गवर्नर बिठा रहे हैं तो हो सकता है सेंटर में ये बीजेपी की पार्टी है और स्टेट में कहीं कहीं कांग्रेस की पार्टी है, एक दो जगह। तो जहाँ जहाँ एक दो जगह स्टेट में कांग्रेस की पार्टी या कोई दूसरी पार्टी है ना, वहीं गवर्नर का बवाल होता है और कहीं नहीं होता है। इसीलिए कांग्रेस ये प्रोविज़न नहीं, सोच ही नहीं पाए कि गवर्नर को हटाने के लिए भी कोई प्रोविज़न डालना चाहिए क्या। नहीं सोच पाए, क्योंकि वो सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी उस समय थे, उनको लगा ही नहीं कि भविष्य में भी हमारे सिवा कोई पार्टी आ सकती है। लेकिन पार्टी आई, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है ये कि कितने दिन कि गवर्नर का रिमूवल कैसे होगा। अब रिमूवल कैसे होगा, तो इससे गवर्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेनर नहीं मिलता है, गवर्नर को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। प्रेसिडेंट जब चाहेंगे अपॉइंट कर देंगे, जब चाहेंगे हटा देंगे, तो इनको जब कोई सिक्योरिटी ही नहीं मिलती है तो ये कैसे फेयर होके काम करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये बायस रहेंगे। बायस किसके लिए रहेंगे? सेंटर के लिए रहेंगे, सेंटर की तरफ इनका झुकाव रहेगा, इसलिए इनको एजेंट ऑफ सेंटर हमको कहते हैं। एजेंट ऑफ सेंटर इसलिए इनको कहा जाता है। ठीक, चलो ये हो गया। रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को देंगे, ट्रांसफर इनका प्रेसिडेंट, मतलब हर चीज़ इनका प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, अब देखो मान लो गवर्नर की जो सीट है, जो ऑफिस है वो वैकेंट है, उस टाइम पे क्या होगा? तो अगर वैकेंसी है तो टर्म कंप्लीट होने से पहले इलेक्ट कर लेना है। यहाँ इलेक्शन मतलब चुनाव नहीं, इलेक्ट कर लेना है, मतलब टर्म खत्म होने से पहले, 5 साल है ना, तो ये 5 साल पूरा होने से पहले नए गवर्नर को बनाकर भेज दो।
ताकि जैसे ही ये रिटायर करे नया तुरंत बैठ जाए, ताकि एक भी दिन गवर्नर का ऑफिस खाली ना रहे, इसीलिए ये प्रोविज़न डाला गया है। डेथ हो जाए या कुछ और ऐसा कुछ हो जाए तो चीफ जस्टिस जो होते हैं कंसर्न्ड हाई कोर्ट के, जैसे कि एमपी में डेथ हो गया गवर्नर का, तो तुरंत डेथ हो गया है तो कैसे बना कर रखे, तो एमपी के जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, वो कुछ समय तक टेम्पररी गवर्नर बन जाएंगे। ठीक, अब कुछ कमीशंस हैं जो रिगार्डिंग गवर्नर से आई थी। एक है सरकारिया कमीशंस। इसने क्या कहा था, रिकमेंडेड दैट गवर्नर शुड बी रिमूव्ड बिफोर शुड नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। देखो क्यों ये आई कमीशन, क्यों ये चीज़ कहा, क्योंकि भैया 5 साल से पहले अगर प्रेसिडेंट उसको हटाएंगे अपने मर्जी से, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो अगर काम करेगा गवर्नर, ये देखो यहाँ है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करेगा तो कभी फेयर होके काम नहीं करेगा। इसलिए सरकारिया कमीशन ने कहा कि गवर्नर को 5 साल के अंदर नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाया जा सकता है एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहां गवर्नर ही चोर निकल जाए, करप्ट निकल जाए, डकैत निकल जाए, वहां पे हटा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ये। लेकिन ऐसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं कि प्रेसिडेंट की जब इच्छा हो हटा दिए, प्रेसिडेंट की जब इच्छा हो अपॉइंट कर दिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकारिया कमीशन ने कहा था। ठीक, फिर है पुंछी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर पुंछी कमीशन एक बड़ा फेमस कमीशन है जो गवर्नर के लिए ही बनी थी। रिकमेंडेड दैट फ्रेज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिलीटेड। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को डिलीट करो भैया। ये क्या है कि प्रेसिडेंट जब तक कृपा किए हुए हैं गवर्नर बना रहेगा, नहीं तो हट जाएगा। बिकॉज गवर्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड एज पर द विल ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर के विल के हिसाब से, सेंटर के इच्छा के हिसाब से गवर्नर को नहीं हटाना चाहिए, बट एज पार्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर को कब हटाना चाहिए, जब स्टेट लेजिस्लेचर रिजोल्यूशन पास करे, उस रिजोल्यूशन को मेजोरिटी के साथ पास कराए। तो ये सब रिकमेंडेशंस हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि ये कमीशन ने गवर्नर को सिक्योर और बायस फ्री बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक, आगे देखो पावर एंड फंक्शन देख लो। तो भैया पावर एंड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम एज प्रेसिडेंट, सारे फंक्शंस गवर्नर के सेम हैं जो प्रेसिडेंट के हैं, जो कराए थे तुमको। कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देख लो। गवर्नर कोर्ट मार्शल को पार्डन नहीं कर सकते हैं, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की बताए थे ना, सेम है गवर्नर का। गवर्नर सिर्फ कोर्ट मार्शल को पार्डन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कोर्ट मार्शल किसका, आर्मी का होता है। आर्मी किसकी है, नेशन की है। तो नेशन में गवर्नर का क्या रोल, कोई रोल नहीं, इसीलिए गवर्नर कोर्ट मार्शल पे कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। कोर्ट मार्शल से गवर्नर का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, एक और चीज़ जो डिबेट है, जिस पे हमको खुद अभी कन्फ्यूज़न है, हमको ये फैक्ट रीचेक करना है, तुम लोगों को भी हम उस दिन वीडियो में बताए थे कि भैया देख लेना, कैन गवर्नर पार्डन डेथ सेंटेंस, क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस को भी अब माफ़ कर सकते हैं। देखो पहले तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद बदल गया है, अब गवर्नर भी डेथ सेंटेंस को शायद माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं कहीं ये चीज़ देखे हैं और बड़ा ऑथेंटिक सोर्स से देखे हैं, इसलिए हम डाउट में हैं। तो इसको हम चेक करेंगे पहले फिर से, तुम लोग भी करो और ये प्रोविज़न तुम बताओ कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं कि नहीं। बाकी सारे पार्डनिंग प्रोविज़न सेम है प्रेसिडेंट के, एक गवर्नर ये नहीं कर सकते हैं। पहले डेथ सेंटेंस 100% नहीं कर सकते थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कर सकते हैं, तो इसको चेक करना होगा। और देखो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं यूटीज़ में। अब कौन से यूटीज़ में गवर्नर होंगे, वैसे यूटीज़ में जहाँ लेजिस्लेचर है, तो जिस यूटी में लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो यहाँ गवर्नर होंगे। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे, गवर्नर ही होंगे, जो प्रेसिडेंट की तरफ से काम करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो गवर्नर की क्या है, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नर की ये है कि वो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाते हैं। विदर्भा बोर्ड और मराठवाड़ा बोर्ड, ये जगह का नाम है, ये 2 बोर्ड बनाते हैं। गुजरात में भी वो 2 सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए। असम में ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करते हैं। मणिपुर में हिली एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, बाकी सब मिलता जुलता है प्रेसिडेंट से। ये थी पूरी कहानी हमारे गवर्नर की। गवर्नर का तुमको हम वो भी करा दिए, रुकना यार, गवर्नर का वो जो डिबेट चल रहा था
ये एसेंट देने वाला और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 3 महीने वाला, वो भी शुरुआत में ही ब्रीफ में करा दिए हैं। बाकी करंट अफेयर में मल्टीपल टाइम ये डिस्कस किए हुए हैं, तुम लोग को याद आ गया होगा जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। बाकी हम इन डेप्थ पॉलिटी तो कर नहीं रहे हैं, इन डेप्थ कर ही रहे हैं, लेकिन ये रिवीजन है ना, तो एक एक चीज़ तुमको मैं नहीं करा सकता। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसमें हाईलाइटेड है और ये पूरा है, कंप्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो एक बार भी पॉलिटी किया है और करंट अफेयर मेरे साथ कर रहा है, उसको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। हाँ, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है। बेसिक कोई बच्चा आकर इस वीडियो को देखना चाह रहा है, उसके लिए ये वीडियो नहीं बना है। क्लियर? ठीक, चलो, गवर्नर हो गया, अब चीफ मिनिस्टर देख लो। चीफ मिनिस्टर देख लो, तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं। गवर्नर जैसे नॉमिनल हेड हैं, तो चीफ मिनिस्टर रियल हेड होंगे स्टेट के। इनका ओथ कौन करवाएगा सीएम का? तो गवर्नर कराएंगे। अपॉइंट कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। सेम एज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसे देखे थे ना, उसी तरीके से सेम चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो लार्जेस्ट ये रूलिंग पार्टी होगी, लार्जेस्ट मेजोरिटी वाली पार्टी होगी, गवर्नर उसके लीडर को सीएम अपॉइंट कर देंगे। अब कुछ आर्टिकल देखो, आर्टिकल 163 ये कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड सीएम करेंगे। जैसे सेंटर लेवल पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसको हेड पीएम करते हैं, तो स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करेंगे सीएम। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को, और गवर्नर को इन्हीं एड एंड एडवाइस से काम करना है। ठीक, अब आर्टिकल 164 देखो। 164 ये कहता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और अदर मिनिस्टर को भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। ठीक, तो सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सीएम को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जो दूसरे मिनिस्टर हैं सीएम के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे करेंगे। ठीक, आर्टिकल 167 देखो क्या कह रहा है। ड्यूटी ऑफ सीएम टू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन टू गवर्नर टू अपडेट द गवर्नर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन दैट ही मे रिक्वायर। मतलब आर्टिकल 167 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का यह ड्यूटी है कि वो सारा इंफॉर्मेशन गवर्नर को देंगे रिगार्डिंग गवर्नेंस, और गवर्नर जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो भी देंगे। ठीक, और बाकी फंक्शंस सेम है, फंक्शंस सेम एज प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के फंक्शन है उसी तरीके से सीएम चलता है, ओवरलैपिंग है, सेम कहानी है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, पीएम। जो कुछ बेसिक था वो तुमको हम बता दिए। ठीक, ये पूरी हमारी कहानी थी। पार्लियामेंट्री कमिटीज देख लिए, दैट्स इट। चलो, टेक केयर। वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। पॉलिटी भी हमारा आधा स्टेट ख़त्म हो गया, कल पूरा स्टेट लेजिस्लेचर ख़त्म कर देंगे। पॉलिटी मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 दिन में कवर हो जाएगा। चलो, टेक केयर।